विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में करेंगे सार्वजनिक बैठक। सुबह 11:30 बजे पर शुरू होगी बैठक। आज काशी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा को संबोधित। जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में होगी जनसभा। महिला रेसलर विनेश फोगाट ने किया ट्वीट, अब प्रदर्शन नहीं करेंगी महिला पहलवान, सड़क की जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का बड़ा ऐलान, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं मिलेगा टिकट, अच्छे प्रत्याशियों की तलाश जारी। ओडिशा के गंजम में भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, 8 घायल, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है लखनऊ से, जहां पर खनन माफियाओं पर अब योगी सरकार की नजर है। बिना माइन टैग वाहन की खनन क्षेत्र में नहीं होगी एंट्री। 1 जुलाई से खनन क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट होनी अनिवार्य है। खनन क्षेत्र में फर्जी और धुंधले प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती है। निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर खनन माफियाओं को लेकर अब सरकार सख्त हो चुकी है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। खनन माफियाओं पर योगी सरकार की नजर है, तो खनन माफियाओं पर योगी सरकार की नजर, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बिना माइन टैग वाहनों के अब एंट्री यहां पर नहीं होगी। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पवन, अवैध खनन माफियाओं को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है और ये बड़े नियम कहीं ना कहीं अवैध खनन पर रोक जरूर लगाएंगे। जी, आपको बता दें, जिस तरह से अवैध खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है। और जो भी खनन क्षेत्र में वाहन प्रवेश करेंगे, उसमें एक टैग लगा हुआ, बिना टैग लगा हुआ कोई वाहन खनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरह के जो भी वाहन खनन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उनको जब्त किया जाएगा तथा उनको कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध खनन के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। लखनऊ की बात की जाए तो रोशन जैकब लगातार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज साफ तौर से आदेश जारी किए हैं कि जो भी खनन माफिया बिना टैग लगे हुए वाहन खनन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन जो है खनन माफियाओं के जो वाहन है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, साफ तौर पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि माफियाओं को लेकर, जो खनन माफिया हैं इनको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। पवन, इसके पहले भी खनन माफियाओं को कई सारे निर्देश दिए जाते हैं या जो खनन के लिए पट्टे आवंटित किए जाते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो अवैध खनन माफिया हैं ये यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो ये नया नियम सामने आया जिसमें कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी जो बैंड है वो लगा होना बहुत जरूरी है, वो नेम प्लेट लगी होनी बहुत जरूरी है। ये कब से लागू होगा और इससे कितनी कमी आ सकती है अवैध खनन में? देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके लागू होने के बाद जो अवैध खनन माफिया जो अवैध तरीके से जो वहां पर वाहन जाते थे और पकड़े जाने पर वो जो है कहते थे कि ये यहाँ पर इस तरह नहीं आए हैं और वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाते थे। तो इस बार जो ये जो हाई सिक्योरिटी टैग लगाने की बात कही जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से जो वहां पर वाहन जाते थे और
खनन करके चले आते थे, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसमें जो खनन इंस्पेक्टर है वहाँ के और जो कमिश्नर है, मंडलायुक्त है, इनकी इसमें विशेष भूमिका रहेगी, किस तरह वो इसको लागू करा पाते हैं और खनन जहाँ पर हो रहा है उसको किस तरह से जांच करते हैं, उसको पूरी तरह से प्रभावी तरह से लागू कराते हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए है उसके बाद जो फील्ड के अफसर है वो सक्रिय हो गए हैं और ये लगातार जो वहाँ पर वाहन जाएंगे उनकी लगातार ये लोग जांच करेंगे कि इसमें टैग लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। अगर बिना टैग लगा हुआ मिलता तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरह अगर जो भी खनन माफिया उनके मन में एक खौफ होगा कि अगर जब बिना टैग लगी हुई गाड़ी वहाँ पकड़ी गई तो उस पर जो है बड़ा जुर्माना किया जाएगा और उस गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अगर इस तरह अगर जो इसको अगर जहाँ कार्रवाई जब होना शुरू हो जाएगी तो जो माफिया है उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ बैठ जाएगा कि उनके लाइसेंस को भी जो है खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ इसको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आम खबर जहां पर 1 जुलाई से खनन क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं। आम जानकारी, सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य हो गई है। यह आम खबर आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य होने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और निर्देशों का पालन न करने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह आम जानकारी आपको बता दें, सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य हुई है। इससे खनन पर, अवैध खनन पर रोक लगाई जा सकेगी और इसको लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी अब सक्रिय हो गए हैं। राजभर के आने से संजय निषाद की जमीन खिसक सकती है। अपनी जाति को नाराजगी को अपनी मजबूती बनाने में अब नेता जुट गए हैं। 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। सभी विधानसभाओं में मछुआ आरक्षण पर मांगी जाएगी राय। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में अभियान रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर आरक्षण पर मांगेंगे सहयोग। आम जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर यह आम खबर सामने आ रही है। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो हमेशा से ही वो हवा के साथ चलते हैं और जब जिस पार्टी का पलड़ा उनको भारी नजर आता है वो उस ओर चले जाते हैं। ऐसी राय उनके बारे में राजनीतिक दल भी रखते हैं और आम जनता भी रखती है। लेकिन इस बार भाजपा के साथ आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी भाजपा में जाने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश की थी लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। इस बार 24 के चुनाव को देखते हुए क्या लगता है, क्या भाजपा उनको अपने दल के साथ जोड़ेगी? बिल्कुल, राजभर जैसे बताते हैं मौसम की तरह ओपी राजभर भी बदलते हैं। जिस तरफ मौसम का रुख होता है उधर के जाने के लिए इनकी कवायद होती है। पिछले कई चुनाव में इनका इस तरह की चीजें रही है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव 2017 के समय में वो सहयोगी दल के रूप में बीजेपी के साथ लड़े थे। हालांकि मंत्री भी बनाए गए थे। उसके बाद किसी कारणवश गठबंधन टूट गया। फिर उसके बाद कई पार्टियों में गए। अब लोग जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। पिछले कई दिनों से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के आसपास से जो खबरें आ रही है सामने कि ओपी राजभर फिर वापसी करेंगे, यानी कि बीजेपी के साथ फिर जुड़ सकते हैं। इसको लेकर तमाम तरह की कवायद भी जा रही है। कई बैठकें भी हुई। उसमें हमने देखा कि वाराणसी में एक इनसे मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तब से कवायद लगाई जा रही थी कि हो सकता है संभावित तौर पे वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, इस समय निषाद पार्टी भी कहीं न कहीं इससे रुख अपना रही है। अगर ओपी राजभर कहीं न कहीं अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो निषाद पार्टी के लिए एक तरह से मुसीबत खड़ा हो जाएगी।
कल एक निषाद पार्टी यानी संजय निषाद ने एक तरह से प्रेस वार्ता की, उसमें बताया कि आरक्षण को लेकर एक जनसंपर्क महाअभियान चलाया जाएगा, जो 28 तारीख को यानी 28 तारीख को इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए ने उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी इसके साथ भी जुड़ेगी। लेकिन जब ओपी राजभर की जब बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं सीट को लेकर भी अभी कवायद जारी है कि सीट कितनी मांगी जा रही है। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि 3 सीटें मांग रहे हैं पूरे जो लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन असमंजस नहीं बैठ पा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर सर्वे भी कर रही है, क्योंकि राजभर के साथ अगर 3 सीटें दी जा रही है तो क्या इनका वोट बैंक या जो जन अगुवाई है वो कितना इनके पास मजबूत है, तो उसमें भी चर्चा है। बहरहाल इस चर्चे के विषय अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन सहयोगी दल के रूप में अभी निषाद पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। निषाद पार्टी यानी संजय निषाद खुद मंत्री हैं एक विभाग के, तो उसमें भी इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कि बहरहाल अभी चर्चे हैं, आने वाले समय में भी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि ओपी राजभर किसके साथ जा रहे हैं। कुछ समय पहले जब एक तरह से बिहार में जब बैठक हुई थी विपक्ष की, तो उस समय इन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के लोग हमें बुलाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार यदि बुलाते हैं मुझे, तो मैं खुद जाता। लेकिन एक तस्वीर उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष को चाहिए कि मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखें और दावेदारी के रूप में उन्होंने आगे लाए। तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी है कि ओपी राजभर ये भी चाहते हैं कि बीएसपी के साथ जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़े। हालांकि असमंजस की चीजें हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चे के विषय है। बीएसपी की तरफ इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लंबे समय से जब भी वार्तालाप होती है ओपी राजभर से, तो कहते हैं कि एक तरह से बीजेपी के मानी कि बीएसपी की तरफ उन्होंने किस तरह का रुख अपनाया नहीं है, किस तरह की बयानबाजी नहीं किया। भले से समाजवादी पार्टी के गठबंधन रहा हो, लेकिन उसके अब देखें कि कई ऐसे बयान रहे हैं जो एक तरह से गद्दावर के रूप में देखा जाए तो कट्टरपंथी के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं रही है। लेकिन बीएसपी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहा, नहीं बीजेपी की तरफ से रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को सामंजस्य बनाया जा रहा है कि जिस भी पार्टी के साथ इनका सहयोग होगा उस पार्टी के साथ इनका रुझान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यानी देखिए किस पार्टी के साथ, किस दल के साथ ये जुड़ते हैं, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन सतीश देखिए, 17 जनजातियों को लेकर ये दोनों ही दल, चाहे संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर, ये इन जातियों पर ही अपना दबाव रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। और ऐसे में जब संजय निषाद पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग जुड़े हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या जो है जब दोनों अगर बीजेपी के साथ हो जाते हैं तो इसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को देखने को मिलेगा? बीजेपी को जाहिर सी बात है बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टी जो रीजनल स्तर पे, जो क्षेत्रीय स्तर पे कहा जाता है, निषाद पार्टी और ओपी राजभर की स्वयंदेव पार्टी, वो पूर्वांचल क्षेत्र में मजबूत है। पूर्वांचल क्षेत्र में 34 से अधिक सीटें हैं लोकसभा सीट की। तो अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो इनके लिए, बीजेपी के लिए खासकर फायदेमंद होगा। वहां पर वोट परसेंट को लेकर जो आरक्षण की बात लगातार ओपी राजभर भी उठाते रहे, संजय निषाद भी उठाते रहे, 17 उपजातियों को जो एक तरह से दर्जा देने की, यानी SC/ST में शामिल करने की जो बात निषाद पार्टी द्वारा की जा रही है, वो लगातार करती जा रही है। इसके अलावा ओपी राजभर भी आप देखें कि कई ऐसे बैठकें हुई जिसमें ओपी राजभर खुद ये कह रहे थे कि जो हमारी जाति है, जो उपजाति है, इससे रिलेटिव ओबीसी समुदाय के रिलेटिव उनका हक दिया जाए। संविधान में उनको जो 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए, तो उसको क्यों नहीं हक में दिया जाए। तो इस तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे जमीन तौर पे। लेकिन अगर दोनों क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, ओपी राजभर की और निषाद पार्टी की, अगर बीजेपी में जाती है तो उनको फायदा होगा। लेकिन ये दोनों पार्टियों के लिए कहीं आपस में एक तरह से नुकसान हो सकता है, क्योंकि निषाद पार्टी को लगातार डर बना हुआ है। जैसे ही मीडिया जगत में खबरें आई कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, निषाद पार्टी के लिए एक तरह से हलचल मच गया अंदर। तमाम तरह के वार्तालाप उन्होंने किया, केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर के जो केंद्र नेतृत्व है बीजेपी के, एनडीए की अगर बात करें तो उसने वार्तालाप किया। लेकिन बहरहाल ये एक तरह से चर्चे के विषय है। आने वाले समय में कैसी रणनीति बनाई जा रही है क्षेत्रीय स्तर की बीजेपी की, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो लोकसभा चुनाव के लेकर जो तैयारियां सभी स्तर पे और सभी पार्टियों के लिए वो अपनी स्तर पे मजबूत कर रही है। जी बिल्कुल, सतीश बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, ऐसे कवायद लगाई जा रही है। और ओपी राजभर के साथ ही आपको बता दें कि ओपी राजभर अब बीजेपी का दामन थामने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के चलते क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल संजय निषाद की ज़मीन खिसक सकती है अगर ओपी राजभर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें। और दोनों ही नेता अब अपनी जातियों में जो उनकी कमज़ोरियां हैं उसे अपनी मजबूती के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक। समाजवादी पार्टी की आज लोकसभा चुनाव पर बैठक होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे आज बैठक। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। आजमगढ़ के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक लेंगे। तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक होगी। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। तो आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए। समाजवादी पार्टी की आज लोकसभा चुनाव पर बैठक होगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक लेंगे और आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आजमगढ़ के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे और आज समाजवादी पार्टी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो यह अहम खबर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज की इस बैठक में कई अहम बातचीत भी हो सकती है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की आज लोकसभा चुनाव पर बैठक होगी। तो आज लोकसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी की बैठक होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक लेंगे और आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आजमगढ़ के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। और सतीश संगम हमारे साथ में लगातार बने हुए। सतीश, लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सभी कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज इसी कड़ी में अहम बैठक अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई है। देखिए, अखिलेश यादव लगातार मंडल स्तर पर बैठक कर रहे हैं। कई इससे पहले कई ऐसे मंडल स्तर की बैठकें हो चुकी है। आज जो बैठक बुलाई गई है पार्टी दफ्तर में, वो लखनऊ एक तरह से आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी मंडल के जो विधायक हैं वहाँ के, उन लोगों के लेकर जो असमंजस को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर बैठक बुलाई गई। उसमें आजमगढ़ के जो 10 विधायक हैं इनके, वो इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, वो इसमें शामिल होंगे। और कुछ समय बाद एक खबरें आ रही है कि अखिलेश यादव खुद पार्टी दफ्तर में इस समय पहुंच चुके हैं, यानी कि बैठक का दौर शुरू हो चुका है। जो रणनीति साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अपने जमीन को मजबूत करने में जुड़ी हुई है। एक खबरें ये भी है कि जो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है, वहां से शिवपाल यादव को एक तरह से चुनावी रणनीति में उतारा जा सकता है। शिवपाल यादव भी इस वक्त बैठक में मौजूद है। हालांकि अभी तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन चर्चा की विषय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास लंबे समय से वो सीटें रही है, तो किसी न किसी तरह से उसको छोड़ने की जो चीजें हैं, हालांकि उपचुनाव में भले से बीजेपी के खाते में चली गई हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कहीं न कहीं इसको मजबूत बनाने की कवायद है। इसके अलावा पूर्वांचल क्षेत्र में भी कहीं न कहीं एक पकड़ बनाने की, यानी कि इस बैठक के जरिए भी पूर्वांचल क्षेत्र में भी पकड़ बनाने की जो कवायद है, उसमें चर्चा होंगी। तकरीबन 3 घंटे तक बैठक होनी है, अलग अलग चीजों को लेकर। पहले तो विधायकों से फीडबैक ली जाएगी वहाँ की रणनीति को लेकर, और इसके बाद जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी से जुड़े हुए, जो खासकर पूर्वांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी। हालांकि सभी मंडल स्तर की बैठक होने के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाया जाएगा कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए, जाति समीकरण क्या है, वहाँ की जमीनी मुद्दे कैसी है, वहाँ की कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए कि उनका जो एक तरह से सतही जो एक जानकारी है या जो जुड़ाव है वो कैसे बना हुआ है। तो सारी चीजें होंगी। हालांकि आज की जो बैठक अहम मानी जा रही है, खास की पूर्वांचल क्षेत्र को लेकर भी और खासकर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी, कि किसी भी तरह से आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो लोकसभा सीटें हैं वो एक तरह से समाजवादी पार्टी के खाते में ही रहे, तो उस पर भी कहीं कहीं असमंजस भी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए इस पर भी अब अभी तक असमंजस बना हुआ है कि क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए, अभी सतीश हम बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव को लेकर ही जो बाकी के दल हैं उन्होंने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम होते हैं जब छोटे दल बड़े दलों के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं पहले से ही, क्योंकि वो सत्ता से बाहर हैं। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो इसके पहले तक उनके साथ हुआ करते थे, हालांकि नतीजों के बाद उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब जब ये सारे छोटे दल बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या सपा, क्योंकि यही एक दल है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने विपक्षियों के तौर पर खड़ा होता है, क्या ये उनके मुश्किलों को थोड़ा बढ़ा पाएगा? क्या उनके सामने टक्कर इनकी मजबूत हो पाएगी?
देखिए, बिल्कुल साफ है कि जो विधानसभा चुनाव था, पी राजभर के जुड़ने से काफ़ी इनको फ़ायदा मिला था, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में। अच्छी खासी सीटें इनकी तकरीबन 110 से अधिक सीटें विधानसभा की जीत हासिल किए थे, तो नुकसान होगा इनके अगर ओपी राजभर फाइनली अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, जिनके साथ पार्टी पहले से जुड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के साथ, जो एक तरह से मुलायम सिंह यादव के समय की यानी स्थापना जो संस्थापक के तो सदस्य के रूप में जाने जाते थे, जो लीडर्स, वो अगर पार्टी के साथ फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। दुर्गा प्रसाद यादव की, रमाकांत यादव की बात करें तो तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो एक तरह से मुलायम सिंह यादव के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो नेता हैं फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं एक तरह से इम्पैक्ट इस पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इस रिजल्ट में एक जो चेहरा था शिवपाल यादव का, जो पार्टी के साथ जुड़ गए, तो विधानसभा में इसका भी बेनिफिट मिला है समाजवादी पार्टी को। तो ऐसे जो लीडर्स हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के लंबे समय से रूठ गए, तो उनको भी मनाने की कवायद है, उनको पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद है। उससे भी कहीं कहीं इनको फायदा मिल सकता है। लेकिन जो तस्वीरें जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं, निषाद पार्टी की बात किया जाए या फिर ओपी राजभर की पार्टी की बात किया जाए, तो क्षेत्रीय स्तर पे जो मजबूत हैं, अगर ये लोग किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उनकी फायदे होंगे, लेकिन दूसरी पार्टी को भी नुकसान होगा। लेकिन इस नुकसान को भी देखते हुए समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, वो एक तरह से मजबूत कर रही है। तो जिस क्षेत्र में जो उनसे समुदाय का वोट परसेंटेज ज्यादा है, उस समुदाय के लीडर्स को उतारने की भी चर्चाएं हैं। बहरहाल की अभी की जो बैठकें होंगी उसमें सभी मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने हैं। और एक अहम बात ये भी है कि जो बिहार में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसके बाद ये पहली बैठक है एक तरह से अखिलेश यादव की। तो उसमें भी कहीं न कहीं जो कुछ बातें हुई थी, उस पर भी चर्चा विमर्श किए जाएँगे कि आने वाले समय में अगर गठबंधन होता है, तो कौन सी सीटों पर कौन से एक तरह से पार्टियों को सीट दिया जाए और समाजवादी पार्टी के हक में कौन सी सीटें आएँगी, उस पर कैसे मजबूती बनाया जाए, पकड़ बनाया जाए, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा विमर्श किया जा सकता है। जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब अखिलेश यादव ने भी बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बैठकें शुरू हो चुकी हैं, सभी दल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है लखनऊ से, जहां पर आम आदमी पार्टी का यूपी में आज से अभियान तेज हो जाएगा। यूपी में आज से बिजली खोजो अभियान होगा शुरू। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आप चलाएगी अभियान और 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा लालटेन जुलूस। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लोगों से अपील की है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से यूपी के लोगों से अपील की गई है, बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आप अभियान चलाएगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा लालटेन जुलूस। 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में लालटेन जुलूस निकाले जाने की बात सामने आई है। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आप अभियान चलाएगी और 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में लालटेन जुलूस निकाला जाएगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से यह अभियान शुरू किया गया है। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लोगों से भी अपील की है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से यूपी के लोगों से यह अपील की गई है। वीडियो सीएम ऊर्जा मंत्री को टैग करें, आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है। तो आज से अभियान तेज, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आप अभियान चलाएगी। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। भरत, बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से यह अभियान आज से शुरू किया जा रहा है। देखिए, बिजली कटौती लगातार हो रही है। भले ही मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिजली कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके और अब इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया है और भुनाने में लगी हुई है। आज से अभियान शुरू हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार बिजली की जो कटौती है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी की संजय सिंह की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिन्होंने कहा था कि आज से जो शुरुआत होगी बिजली खोजों की होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली संकट गहराया हुआ है, बिजली खोजों की शुरुआत की जाएगी और साथ ही साथ 2 जुलाई को लालटेन जुलूस निकाला जाएगा। मतलब कि जिस तरीके से बिजली की कटौती उत्तर प्रदेश में हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा रुख अपना रहे हैं। सरकार भी लगा चुके संबंधित अधिकारियों को कि बिजली कटौती ना हो, जहां तक ट्रांसफार्मर के तत्काल उसको देखा जाए और जल्द से जल्द बिजली को दुरुस्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं अभी तक बनी हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने
मुद्दा बना लिया है और आज से जो शुरुआत कर रही है पूरे प्रदेश में बिजली खोजों की शुरुआत कर रही है आम आदमी पार्टी। और ये भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से भी अपील कर रही है कि अगर प्रदेश में बिजली संकट गहरा रहा है तो आप लोग उसको ट्वीट करें। कहीं पे बिजली नहीं आ रही ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसको आप सोशल मीडिया पर जाएं और अगले माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट करें और बिजली मंत्री को भी ट्वीट करके जानकारी दें। सोशल मीडिया को उन्होंने एक मेन प्लेटफॉर्म बनाया है कि आम जनता अपनी बात को यहाँ रखे और सरकार तक पहुंचाए, सरकार की कमियों को दिखाए। जिस तरीके से बिजली संकट प्रदेश में कहीं ना कहीं समस्याओं जिस तरीके से प्रदेश में हो रही उसको लेकर आम आदमी पार्टी आज से अभियान चलाएगी बिजली खोजों का। और 2 तारीख को 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से लालटेन जुलूस निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए लालटेन जुलूस भी निकाला जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है भरत कि जब ये अभियान चलाया जाएगा उस दौरान सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस जो सामने आएंगे लालटेन जुलूस के अभियान के, वो सीएम को और ऊर्जा मंत्री को टैग करने तक की बात वो यूपी के लोगों से कह रही है। बिल्कुल आम जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी अपील करी है। जुलूस के साथ साथ जो भी आपकी बिजली की समस्याएं हैं उसको सोशल मीडिया पर ट्वीट कर टैग करें, जिसमें मुख्यमंत्री हो, बिजली मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं जो जागे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट कितना गहराया हुआ है उसको ट्वीट करें। ये एक मुद्दा अपनाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने बिजली संकट को लेकर। पहले भी तमाम बार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई आई उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन अब सरकार के साथ खुलकर सामने आ चुकी है और आम जनता का सपोर्ट मांग रही है। और कार्यकर्ताओं के साथ ये भी कहा गया है कि घर घर जाए, आम जनता को इस जो लालटेन जुलूस उसमें जोड़े और समस्याओं को सरकार के सामने रखे कि प्रदेश में क्या हालात हो रखे हैं समय बिजली संकट को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए बिजली संकट को लेकर प्रदेश में हालात बद से बदतर हैं और देखिए लगातार भरत हम ये भी देख पा रहे हैं कि बिजली संकट के चलते आम जनमानस भी बहुत परेशान है। इसके चलते कई जगहों पर बिजली घरों में आम जनता तक जाकर प्रदर्शन करती है। क्या लगता है अगर बिजली संकट को जल्द ही दूर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये समस्या सरकार के लिए हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल भी इसको लेकर आगे आ रहे हैं। तो बिल्कुल विपक्ष ने जिस तरीके से पहले ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से बिजली संकट है प्रदेश में गहराया हुआ है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोग विपक्ष जो सरकार को इसी लेकर घेरा कहीं ना कहीं। लेकिन लापरवाही है जिस तरीके से जो तैयारियां करनी चाहिए थी, जो गर्मियां पता है कि गर्मियां आती है बिजली की डिमांड है वो बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर फूटते हैं, लेकिन उसका इंतजाम जो कर्मी है उनके द्वारा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको फटकार भी लगाया और ये भी देखा गया कि प्रदेश के तमाम जगह जो बिजली ऑफिस में, पावर हाउसेज में जाके लोगों ने प्रदर्शन किया। रात भर लाइट नहीं है। अगर राजधानी लखनऊ की बात कर ले, लखनऊ में भी तमाम ऐसा एरिया है जहां पर 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है। अगर ट्रांसफार्मर फूट जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। राजधानी लखनऊ का अगर इस तरीके का हाल है तो साफ तौर पर बता सकती है बाकी के प्रदेश का क्या हाल होगा, क्या राम भरोसे है। लेकिन अब जब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, लोगों को फटकार लगा रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों को मंत्री तक की क्लास लगाई गई है, बुला के मीटिंग की गई है कि क्यों समस्या आखिर सामने आ रही है। लेकिन अभी अगर बात करें, लेकिन जो अभी समस्या है वो तब कीमत बनी रही है और लगातार यही विपक्ष को मौका दे रहे हैं। तभी विपक्ष लगातार बिजली संकट को लेकर करने की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें जहां पर बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी अब अभियान चलाएगी और इसके साथ ही उसने यूपी की जनता से अपील की है कि ये वीडियोज और फोटोज सोशल साइट्स पर टैग करें मुख्यमंत्री को और ऊर्जा मंत्री को। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में पार्टी की ओर से लालटेन जुलूस भी निकाला जाएगा। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता दें जहां पर अल्पसंख्यकों को जोड़ रही है कांग्रेस। अल्पसंख्यकों को जोड़ने की मुहिम शुरू हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन। तो अल्पसंख्यकों को अब कांग्रेस अपने साथ जोड़ना चाह रही है। अल्पसंख्यकों को जोड़ने की मुहिम कांग्रेस की तरफ से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन, जिससे अल्पसंख्यकों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन जुलाई में आयोजित करेगी कांग्रेस।
इसके जरिए बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाया जाएगा। बता दें कि सम्मेलन के जरिए अवध और पूर्वांचल वोट बैंक पर कांग्रेस का निशाना है। सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर इकट्ठा किए जाएंगे। वाराणसी या मऊ से सम्मेलन की शुरुआत की जानी है। बता दें कि सम्मेलन के जरिए बुनकरों के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर इकट्ठा किए जाएंगे। बता दें कि वाराणसी या मऊ से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद से ये सम्मेलन शुरू किया जाएगा। तो भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन कांग्रेस शुरू करने वाली है, जिसके जरिए अल्पसंख्यकों को कांग्रेस जोड़ेगी। अल्पसंख्यकों को जोड़ने की मुहिम कांग्रेस द्वारा शुरू करने वाली है। बता दें कि कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन। अल्पसंख्यकों को जोड़ने का अभियान चलेगा इसके जरिए। तो आपको बता दें कि 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी अब तमाम जो लोग हैं, जो धड़ हैं, जो मुद्दे हैं जिनके, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। बुनकरों की बदहाली का इसके जरिए जो है मुद्दा उठाया जाएगा। बता दें कि सम्मेलन के जरिए अवैध और पूर्वांचल वोट बैंक कांग्रेस की नजर पर है। तो सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर इकट्ठा किए जाएंगे। सम्मेलन के जरिए अवैध और पूर्वांचल वोट बैंक पर कांग्रेस का निशाना। सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर इकट्ठा होंगे। वाराणसी या मऊ सम्मेलन में होगी कांग्रेस की शुरुआत। बता दें कि 15 जुलाई के बाद शुरू होगा सम्मेलन। अल्पसंख्यकों की जोड़ने की कवायद में कांग्रेस जुटी। अल्पसंख्यकों को जोड़ने की मुहिम कांग्रेस द्वारा शुरू की गई। कांग्रेस से शुरू करेगी भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन। अल्पसंख्यकों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। तो भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन के तहत जुलाई में इसका आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कवायद कर रही है और भारत जोड़ो बुनकर अभियान चलाने वाली है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले सभी जो राजनीतिक दल हैं, खासकर दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, साधने के लिए कवायद कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अल्पसंख्यक समुदाय को साधने को लेकर एक तरह से अभियान छेड़ेगी। तो जुलाई महीने में इसकी शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश में इस अभियान को पूरी मजबूती देने के लिए जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो लीडर्स हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको एक तरह से एक्टिव कर दिया गया है। अपने क्षेत्र में जाकर अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनको पार्टी से जोड़े और पार्टी को मजबूत करें। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इसके जरिए अपने आप को मजबूती दर्शाने के लिए कवायद कर रही है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में की राजनीति है जो एक्टिव नजर नहीं आती है, भले से रही हो, लेकिन चुनावी जो रणनीति रही है, जो चुनावी फायदे रहे हैं, वो कहीं न कहीं इनके लिए फायदेमंद नहीं रहा है। पिछले कई ऐसे चुनाव के रिजल्ट को आप देखें तो कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तरह से कवायद है कि कहीं न कहीं पार्टी को मजबूती मिले और लोकसभा में अच्छा बेनिफिट मिले इसका। जी सतीश, जिस तरह से देखा गया है कांग्रेस का प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में देखा गया है तो उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो छिटक करके समाजवादी और बसपा में बढ़ता हुआ दिखा गया है। जो स्वर्ण समाज था वो भाजपा की तरफ चला गया है। तो क्या कांग्रेस इसके जरिए एक नया वोट बैंक ढूंढने की कवायद कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, साफ है कि इस समय मौजूदा समय में कई ऐसे लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीएसपी से भी कई ऐसे लीडर्स आए और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई लीडर्स आए, लेकिन जो इनके वोटर्स हैं वो वोटर्स कहीं न कहीं दूसरे दल में एक तरह से चले गए हैं, या उनकी तरफ से जो वोट बैंक हिस्ट्री जो आते हैं तमाम चुनावी रिजल्ट के बाद, तो उसमें दिखता है इस सारे रिजल्ट को लेकर। लेकिन अभी मौजूदा समय की अगर सिचुएशन की बात करें तो इसके जरिए भी कहीं न कहीं पार्टी को मजबूत करने की शुरुआत है। जी, जिस धड़े पर कांग्रेस निशाना बना रही है, बुनकर समाज को लेकर के आ रही है, अल्पसंख्यकों को जोड़ रही है, अगर कांग्रेस इस पे सक्षम होती है तो उसको कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कि अच्छी खासी परसेंटेज है अल्पसंख्यक समुदाय के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर बुनकर समाज या अल्पसंख्यक समाज अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं तो खास इनका फायदेमंद होगा और अलग अलग जो लोकसभा सीट है वहाँ पे इनकी रणनीति भी कायम हो सकती है। जी सतीश, कांग्रेस पर हमेशा
भाजपा की तरफ से निशाना लगाया जाता है कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जो उस पर आरोप लगता आया है, क्या इसके जरिए और वो आरोप लगाया जाएगा? देखिए, इसमें कई सारी चीजें होती है। जब कोई रणनीति बनाती है किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेकर, तो उन पर सीधे तौर पे आरोप होता है कि इस समुदाय को लेकर इस तरह के फोकस किया जा रहा है, जो चुनावी समय से पहले इस तरह के किया जा रहा है। उस वक्त इनको क्यों नहीं याद आया जब चुनाव नहीं थे या चुनाव की जो तारीखों का ऐलान नहीं था, उससे पहले क्यों नहीं इस समुदाय को लेकर हक के लड़ाई लड़े, क्यों नहीं सड़क पे उतरे या करें। तो इन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन बहरहाल जो रणनीति है, राजनीति है, इसमें सब चीजें होती रहती है और अपने पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय के उत्तर समुदाय के साथ जोड़कर मजबूत करने की कवायद वो तेज हो जाएगी। जी सतीश, आपसे जानना चाहेंगे जो बुनकर वर्ग है उसके क्या मुद्दे हो सकते हैं? क्या वो मुद्दे आम जनता के मुद्दों से अलग हुए? देखिए, बुनकर समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करता रहा है, तो उसमें भी पार्टी को कहीं न कहीं बेनिफिट को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि उनकी जो आरक्षण की मांगे वो केंद्र तक पहुंचाया जाए। प्रदेश में अगर सरकार बनती है या फिर ज्यादा सीटें आती कांग्रेस पार्टी की, तो उसको भी केंद्र में उठाया जाएगा और उसको मजबूत करने की कवायद की जाएगी। जी सतीश, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, कांग्रेस अब जो है बुनकर सम्मेलन शुरू करने वाली है, जिसके जरिए अब कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी कांग्रेस से जुड़ जाए। और कांग्रेस, आपको बता दें कि एक ज़मीन तलाश रही उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से। उसका एक बड़ा वोट बैंक था जो भाजपा, कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा में बट के रह गया और कांग्रेस जो है वो शून्य हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कवायद कर रही है, इस तरीके से एक समाज को खोजने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ में टमाटर के दामों पर बात करेंगे, जहां पर लखनऊ में टमाटर के दामों में भारी उछाल हुआ है। बता दें कि 100 रुपए किलो के पार पहुंच गए हैं टमाटर के दाम। राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं टमाटर। तो टमाटर जो है लखनऊ में अब काफ़ी भारी उछाल देखने को मिल रहा है उनके दामों में। बता दें कि 100 रुपए किलो के पार पहुंचे हैं टमाटर के दाम। राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं टमाटर। तो टमाटर के दाम छू रहे आसमान, अदरक के भी दाम आसमान पर। राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहे टमाटर। अदरक के भी दाम बढ़े हैं और आसमान पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है अदरक। तो महंगाई जो है आसमान छू रही है। टमाटर और अदरक के दाम बढ़ने से बजट खराब हो गया है। आम आदमी की जेब पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो लखनऊ में टमाटर के दामों में भारी उछाल, 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है टमाटर लखनऊ में। बता दें कि राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। अदरक के भी दाम आसमान पर छू रहे हैं। बता दें कि राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। तो वही अगर अदरक की बात करें तो उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। 250 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है अदरक। तो टमाटर और अदरक के दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 100 के पार जा चुका है टमाटर का दाम। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब महंगाई जो है आसमान छू रही है और टमाटर और अदरक के दाम इतने महंगे हुए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो टमाटर के दाम में अचानक जो उछाल देखने को मिल रही है, उससे जो आम जनता है वो बिल्कुल परेशान होती साफ तौर पर नजर आ रही है। तो लखनऊ में पहले जो टमाटर की बात करें, वो 40 रुपए 30 रुपए किलो बिक रहे थे, वो एकाएक 100 रुपए से पार चले गए। अगर फुटकर विक्रेता की बात करें, होलसेल विक्रेता की बात कर लेते हैं, वो 100 रुपए का बेच रहा है, 120 रुपए का बेच रहा है। जो दुकानदार है उसको फिर 140 के आसपास बेच रहा है। अदरक की बात करें, जो 60 रुपए 50 रुपए किलो प्रति किलो दिखती थी, आराम से बिकती थी मार्केट में, देखा जाता था कि आसानी से मिल जाती, लेकिन वो भी आज 250 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बिक रही। कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर महंगाई की मार फिर देखी जा रही है, क्योंकि मानसून की शुरुआत है। सब्जियों के जो रेट है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। टमाटर ने भारी उछाल मारी है। जो रेट 40 रुपए 30 रुपए थे वो
140-130 रुपए बिकने लग गया है। लौकी की बात करें, लौकी भी 50 रुपए किलो, तरोई भी 50 रुपए किलो, लौकी का भी रेट पे इंक्रीज हुए। कहीं ना कहीं जो किचन का स्वाद है वो फीका पड़ता नजर आ रहा है, और जो महंगाई है वो अपनी सब्जियों को लेकर अब जो उसमें जो बढ़ोतरी है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। जी भरत, क्या कुछ वजह है जो अचानक से इतनी भारी उछाल देखने को मिल रही है? क्या मौसम की वजह से या कोई और कारण इसके पीछे? देखिए, ज्यादा गर्मी भी सब्जियों के रेट को बढ़ा देती है। अगर बात करें अब जिस तरीके से मानसून में अक्सर जो रेट है वो बढ़ जाते थे सब्जियों के, और लेकिन अब अचानक अभी मानसून की दस्तक है लखनऊ में, अगर बात करें पूरे प्रदेश में दस्तक दी है, लेकिन अगर अभी से ही टमाटर के रेट और सब्जियों के रेट बढ़ना शुरू हो गया तो आगे आने वाले समय में जब भारी बारिशें होंगी तब तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो किचन की जो स्वाद है वो निश्चित तौर पर फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। जी भरत, जिस तरीके से दाम बढ़े हैं लखनऊ में, क्या इसका असर जो है वो दूसरे जिलों में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हम लोगों ने जब जनता से भी बात करी, जो पब्लिक जो सब्जी लेने पहुंची थी, जो 2 किलो 1.5 किलो टमाटर लेते थे वो 250 ग्राम के आसपास टमाटर खरीद रहे हैं। अब उनका क्या साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, टमाटर 100 रुपए ऊपर चले गए हैं कि महंगाई को, जो बढ़ती महंगाई है सब्जियों को लेकर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से जो रेट है उसको कम किया जाए, और इसी तरीके से जो लगातार सब्जियों के रेट अगर बढ़ते रहेंगे तो समस्याएं आगे उत्पन्न होती रहेंगी। जी भरत, जिस तरीके से अदरक और टमाटर के दाम बढ़े हैं, क्या और सब्जियों पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या और सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि प्याज है? जी अगर अभी बात करें, प्याज जो है 20 रुपए के आसपास बिक रहा है, आने वाले समय में रेट बढ़ सकते हैं निश्चित तौर पर। और अभी अगर हरी सब्जियों की बात करें उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। अगर गोमती नगर मार्केट की बात करें, होलसेल मार्केट की बात करें, कहीं ना कहीं 5-10 रुपए इंक्रीज होना शुरू हो गया है। यही धीमे धीमे इंक्रीज होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, कहीं ना कहीं समस्याएं और आएंगी, स्वाद फीका पड़ेगा और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। जी भरत, आम आदमी की जेब पर इसका कैसा असर पड़ेगा? क्या वो इसको झेल पाएगा या उसके अब जो है टमाटर अदरक बंद कर देगा खाना? देखिए, टमाटर अदरक बंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जो यूज करते थे यूज को जरूर कम करेंगे। जैसे जिसके यहाँ हफ्ते में 1-1.5 किलो 2 किलो टमाटर लग रहे थे, हम लोग जब गए वहां पर बात करी हम लोगों ने जनता से, तो उनका यही कहना है कि हम टमाटर की क्वांटिटी कम कर देंगे, सब्जी में टमाटर कम डालेंगे। अदरक वैसे 3-4 दिन से पहले से हफ्ते भर से महंगा चल रहा है, उसको भी हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगाई की मार के बाद आदमी अपने जेब को, अपने बजट को देखता है, उसके बाद जो सब्जियों का इस्तेमाल है अपने हिसाब से करता है। अगर आने वाले समय में सब्जियों के रेट बढ़ेंगे तो समस्याएं होंगी और उनके जेब पर भी असर पड़ेगा, जिस कारणवश वो सब्जियां जो 1 से 2 किलो परचेज करते थे टमाटर, अब वो 250 ग्राम ही काम चलाने के लिए मजबूर है। भरत, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, देखा जाता है कि हम बात करते हैं अक्सर पाकिस्तान की, वहां पर आटा काफ़ी महंगा बिक रहा है, तो क्या वही हालात उत्तर प्रदेश में भी देखे जा रहे हैं कि अब टमाटर जो 140 रुपए के पार जा रहा है, और मतलब कोई हद नहीं होती जिसके देखा जाए तो 200 से 250 300 तक अदरक जा रहा है? क्या हालात मतलब इस तरीके से बनेंगे? सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, वहां की स्थिति तो बेहद खराब है। वहां पे हर एक चीज महंगी है, आटे से लेकर पेट्रोल से लेकर तमाम समस्याएं। लेकिन अभी अगर बात करें प्रदेश भारत की, उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर जो मौसम को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तब जो रेट है वो बढ़ते हैं। प्रदेश में लगातार जब रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो भी आगे कदम उठाती है और अपनी तरफ से जो मार्केट्स को लगाती है, जो दुकानें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई जाती है कि यहाँ टमाटर बिकते हैं या चीनी बिकती है, जब जिस चीज की महंगाई बढ़ती है, इसका जाहिर सी बात निश्चित तौर पर निष्कर्ष जरूर निकाली कि सरकार की बढ़ती महंगाई पर किस तरीके से लगाम लगाए और जो रेट बढ़े उसको कम किया जा सके। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि 100 रुपये प्रति किलो हो चुका है अब टमाटर। राजधानी लखनऊ में 100 के पार जा चुका है, मतलब कि देखा जाए तो 115 से लेकर के 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। वहीं अदरक की बात करें तो 250 से 300 के बीच अदरक बिक रहा है। बता दें कि अदरक के भी दाम आसमान छू रहे हैं और लगातार जो है बढ़ते दामों से आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब जालौन से खबर आपको बता दें, जहां पर सड़क किनारे मिला है अज्ञात का शव। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में लेकर के शिनाख्त करने में जुटी है।
तो बता दें कि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उसकी शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। कुठौंद थाना क्षेत्र के ततारपुर का मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे मैनपुरी की खबर, जहां पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। तो अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि एक महिला की मौत हो गई है। ड्राइवर को नींद आने से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि एक महिला की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। ये पूरा हादसा, इस हादसे में एक महिला की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप में नेताओं की भाषाएं भी अमर्यादित होने लगी हैं। ऐसे ही शाहजहांपुर के भाजपा के पूर्व विधायक अरुण बीमावत के बिगड़े हैं बोल सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपशब्द बोले और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। और काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि तू कितना भी घूम ले, इस विधानसभा में अब तेरी दाल गलने वाली नहीं है। रुक करेंगे अब पंजाब की खबर की तरफ, जहां पर मोगा से खबर आपको बता दें। मोगा के अमृतसर जा रही बस में कंडक्टर की एक महिला यात्री से आधार कार्ड को लेकर के कुछ कहासुनी हुई। वही कंडक्टर सवारियों से भरी बस को थाने ले आया और पुलिस से शिकायत की। वही कंडक्टर ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मैं सरकार की नौकरी करता हूं, किसी की भी गालियां नहीं सुन सकता और ना ही किसी से भी अभद्रता सहन करूंगा। साथ ही कंडक्टर ने यह भी हवाला दिया कि मैंने घटना की रिपोर्ट दे दी है, अब जो पुलिस फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੂੰ? ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ? जिला गुरदासपुर के बटाला में आए दिन अपराध की घटनाएं हो रही हैं। बटाला के लकड़ मंडी रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 2 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे दुकानदार राजीव महाजन और उनके भाई अनिल महाजन और उनके बेटे मानव महाजन घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बटाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है। यहाँ ये भी बता दें कि दुकानदार राजीव महाजन शिव सेना समाजवादी के संगठन के मेंबर हैं। अस्पताल में इलाज हित देखो लोगों के इमोशनस ने, लेकिन मैं लोगों को यही कहांगा कि असी तुहाडे नाल खड़े हैं और जिहड़े
ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ पूरी तरह नकेल कसी जाएगी। समालखा के गांव अट्टा में रविवार को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर द्वारा किया गया, जिसको लेकर के कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और हल्के के लोगों को जनसभा पर कई फुट तक पानी भर गया और कार्यक्रम को सुबह की बजाय दोपहर बाद किया गया और बरसात के दौरान ही ग्रामीण हाथों में छाता लेकर के जनसभा में पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिनका विधायक धर्म सिंह छोकर ने स्वागत किया। उनके साथ ही इसराना के विधायक बलबीर सिंह भी पहुंचे थे। विधायक धर्म सिंह छोकर ने जनसभा में पहुंचने पर लोगों को संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद किया और कहा कि हल्के की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारी बरसात के बावजूद भी जनसभा में इतने भारी तादाद में लोग पहुंचे, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल रही है। बहुत बड़ा दिल है, हरियाणा के लोग हैं, ये कुछ काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, इन्होंने तो आपका हमारे मान सम्मान को कुचलने का काम किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे नहीं आना पड़ा हो और कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसकी पगड़ी को उछालने का काम इन्होंने नहीं किया। 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे, 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई किसान आंदोलन में। 750 के सारे किसानों घरों के चिराग बंद हो गए, चूल्हे बंद हो गए, इन धरनों से 750 शब्द वापिस आए। और एक ऐसी सरकार, ऐसी घमंड में, ऐसी अहंकार में उनकी बात सुनना तो दूर की बात है। जब संसद में मैं खड़ा होता था तो मजाक उड़ाया करते थे। इस बीच आपको बड़ी खबर आपको बता दें, टमाटर और अदरक के दाम बढ़ गए हैं। बता दें कि लखनऊ में टमाटर के दामों में भारी उछाल। 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंचे टमाटर के दाम। राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहे टमाटर। अदरक के भी दाम आसमान पर। राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। अदरक के भी दाम आसमान के पर। ₹250 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है अदरक। टमाटर और अदरक के दाम बढ़ने से हुआ बजट खराब। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ने भरत सेठी ने जनता से बात की है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ जनता का कहना है इस पर। राजधानी लखनऊ में अगर बात करें टमाटरों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। जो पहले 50 रुपए किलो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन आज की डेट की अगर बात करें 100 रुपए से ऊपर दाम जा चुके हैं। लखनऊ में 140 से 160 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। अभी एक मार्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं तमाम जो सब्जियां हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन रेट की अगर बात करें तो तरोई है वो भी लगभग 50 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करते हैं टमाटर की, जो प्रतिदिन लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, टमाटर की जो रेट है वो 120 रुपए किलो जो रेट हो चुके हैं। फिलहाल अगर अदरक की बात करें, अदरक के रेट भी करीबन 260 रुपए किलो रेट हो चुके हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, टमाटर लेने जा रहे हैं। सर, किस तरीके से जो रेट बढ़े हैं टमाटर के, उसको कैसे देखते हैं? जो 50 रुपए किलो 40 रुपए किलो मिल रहे थे, आज 120 रुपए के ऊपर जा रहे हैं रेट। अब समस्या ये हो गई है कि टमाटर हर सब्जी में नहीं डाला जा सकता है जिस तरह के रेट हैं। भाई अब इतना महंगा हो रहा है टमाटर, तो कितना हम खरीद पाएंगे? पहले ये था कि 40 रुपए है तो 1 किलो खरीद लिया,
लेकिन अब जो समस्या है वो ये है, आपके हाथ में एक टमाटर खाली है, आप पतली या बड़ी से लिए एक हुए? टमाटर को आधा करके अलग अलग 2 दिन यूज फिलहाल जो टमाटर जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपने किचन में लगभग 1 किलो ले जाते थे, वो 250 ग्राम ले रहे हैं। अगर रेट की बात करें, जो लगातार जो इजाफा है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो किचन में आम दिक्कत पैदा कर रहा है। फिलहाल जिस मार्ट में मौजूद है, तमाम यहाँ पे सब्जियों से लेकर हर एक चीज़ बिकती है, लेकिन अगर टमाटर की रेट की बात करें, जो रेट में जो इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करने के लिए मजबूर कर रहा है। भरत से टीके न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सर दिक्कत तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली है जो उनको दिक्कत झेलना पड़ता था। पहले जहाँ हम लोग 30, 40, 25, 26 में बेच देते थे, आज 120, और अदरक जहाँ 200 के ऊपर चली गई है। इसमें तो लोगों को गलत बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो पहले 1 किलो 2 किलो टमाटर ले जाते थे, वो आज कितने ले जा रहे हैं? सर अभी तो 250, 200, 2, 1 ऐसा करके टमाटर ले जा रहे हैं। 250 ग्राम के आसपास? हाँ, 250 ग्राम के आसपास ले जा रहे हैं। तो कम। और हरी सब्जियों की बात करें, रेट क्या उसमें भी धीमे धीमे बढ़ रहे हैं क्या? हरी सब्जियाँ भी खीरा पहले 15-20 रुपये मिलते थे, अभी वो भी 30-40 के ऊपर चली गई है। तरोई चला गया है, 50-60 के ऊपर चला गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।